नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मैराथन तैयारियां कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा की धरती पर जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पंचकूला और महेंद्रगढ़ में उनके 2 दौरे हो चुके हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री की भी सूबे की सियासत पर पूरी नजर है। उनका सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से हाल फिलहाल में मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में रहकर हरियाणा की सियासत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल यह कि हरियाणा की सियासत में बीजेपी के दिग्गजों की प्लानिंग और स्ट्रेटजी आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगी। क्या हैट्रिक लगाने में बीजेपी कामयाब होगी? क्या कांग्रेस को बड़ी चुनौती मिलने जा रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो दिल्ली से हरियाणा साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की कितनी कारगर और कितनी मजबूत देखी जा रही है, और विपक्ष खासकर कांग्रेस पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये तमाम सवाल है। और हैट्रिक लगाने में क्या बीजेपी कामयाब होगी, ये भी बड़े सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पर अपनी सीधी नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह अभी तक पंचकुला और महेंद्रगढ़ का दौरा कर सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट ले चुके हैं, चुनावी घोषणाएं कर चुके हैं। तो चुनावी मुद्दों को भांपते हुए अपना चुनावी हमला भी उन्होंने तय कर दिया है। ऐसे में हरियाणा को लेकर बीजेपी लगातार रणनीतिक मंथन में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ी हुई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने अचानक हरियाणा में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। पीएम मोदी दिल्ली से लगातार हरियाणा पर नजर रख रही हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पंचकुला और महेंद्रगढ़ का दौरा कर बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। इस बीच पार्टी और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी बैठकों के दौर लगातार जारी हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पीएम मोदी अब तक हरियाणा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। पिछले दिनों ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर राज्य के कई अहम राजनीतिक मसलों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ है और आदमी प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो दी है। हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जानकारी ली है, जो फीडबैक ली है। आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जो एक विकास की गति बनी है उस गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। वहीं हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं पीएम मोदी ने हरियाणा बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से हाल ही में अलग से मुलाकात की थी। आज एक शिष्टाचार भेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी के बाद आज पहली बार हुई है और मैं अभी करके आया हूं। भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में 2 बार सरकार हमारी रही है और तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके, सभी नेताओं को साथ लेके और जनता का उसमें सहयोगी बनते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 10 वर्षों की इतनी उपलब्धियां हैं कि लोग जिससे संतुष्ट हैं उनको बताने का काम करेंगे और
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस बात का आशीर्वाद जनता जनार्दन से लेंगे। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद चुनावी समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। 5 लोकसभा सीट जीतने से उत्साहित कांग्रेस ने राज्य में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा शुरू कर दी है, जिसके राजनीतिक काउंटर के लिए बीजेपी ने भी चुनावी मुहिम तेज करते हुए अपने कामकाज को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इससे पहले बीजेपी ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भांपते हुए राज्य में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को कमान सौंपी थी, लेकिन राज्य में लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे हैं। ऐसे में चुनावी मूड को बदलने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी न केवल ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, बल्कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर अभी से अपनी तैयारी भी तेज करती नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेता के मुताबिक अगर पार्टी ने टिकट वितरण में जमीनी और जिताऊ उम्मीदवारों को ही तरजीह दी तो सत्ता में फिर से वापसी हो सकती है। बहरहाल पूरे हालात को भांपते हुए हरियाणा में पीएम मोदी की सीधी नजर बनी हुई है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह सीधे ग्राउंड पर जाकर चुनावी माहौल बदलने में जुटे हैं। ऐसे में हरियाणा का चुनावी मुकाबला अभी से जोर पकड़ने लगा है। जाहिर है लोकसभा चुनाव परिणाम को भांपते हुए अब विधानसभा चुनाव का मुकाबला जीतने के लिए हरियाणा में बीजेपी विशेष रणनीति के साथ काम में जुट गई है। खबर ये भी है कि टिकट वितरण को लेकर रणनीति अभी से बनाई जा रही है, ताकि समय रहते जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाया जा सके। तो वहीं कई नेता जो पार्टी छोड़कर आई हैं, उनको भी उनके हिसाब से जिम्मेदारी दी जानी है। ऐसे में हरियाणा का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो क्या कहता है बीजेपी का मिशन हरियाणा? देवेंद्र, सवाल यही है कि बीजेपी का मिशन हरियाणा कहता क्या है? देखिए सौरभ, निस्संदेह मौजूदा वक्त में बीजेपी चुनावी दौर में, चुनावी समय में चुनौतियों का सामना तो कर रही है। 2014 की बात करें, 2019 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका रही थी। 14 में भी और 19 में वो प्रधानमंत्री पहले बने थे, विधानसभा चुनाव बाद में थे, जैसा इस बार भी है, तीसरी बार। तो प्रधानमंत्री ने हरियाणा के दौरे किए, हरियाणा से अपना जुड़ाव बताया कि किस तरीके से 1996 से 99 के बीच जब बंसीलाल की सरकार हुआ करती थी, नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रदेश के प्रभारी थे और मनोहर लाल संगठन मंत्री थे। दोनों प्रचार किए करते थे, गांव गांव जाते थे। तब बीजेपी की मतलब मुख्य धारा से बहुत बाहर की पार्टी थी और बैसाखी की भूमिका मेरी थी। चाहे चौधरी देवीलाल के साथ हो, बंसीलाल के साथ भी गठबंधन हुआ था, तो उस टाइम बीजेपी की ज्यादा पूछ नहीं थी, मुख्य धारा से पूरी तरह से बाहर थी। लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी, नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता मिला बीजेपी को, और 14 और 19 में प्रधानमंत्री खुद हरियाणा आए, तो उन्होंने बताया कि मेरे संबंध कैसे रहे हैं। मैं फलां शहर की फलानी गलियों में था, इन लोगों से मेरा वास्ता था। मेरी आज भी यादें ताजा है, जब मैं प्रदेश प्रभारी के तौर पर हरियाणा में काम करता था, तो हरियाणा से अपना जुड़ाव दिखाते हैं। और दूसरा, उनके चेहरे की जो चमक है, जो उनका अंदाज है, लोगों ने उनकी बात को पूरी तवज्जो दी और बीजेपी को समर्थन दिया। दोनों बार सरकार बनी। अब तीसरी बार भी दिल्ली में बैठकर, चूंकि दिल्ली हरियाणा की ज्यादा दूरी नहीं है, दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है, फरीदाबाद साइड से, गुरुग्राम से, और ये जीटी रोड बेल्ट का एरिया। तो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर हरियाणा पर नजर रखे हुए हैं, संगठन पर रखे हुए हैं, निर्देश दे रहे हैं। और जिस तरीके से बदलाव हुआ है, सरकार में बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री का गार्ड चेंज किया गया जिस तरीके से, तो प्रधानमंत्री चाहे अमित शाह तो 2 बार भी आए भी हैं, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, 15 और 18 दिन के बीच में 2 दौरे उनके हुए, उन्होंने जोश भरा है, पूरी नजर दिल्ली से रख रहे हैं। और कोशिश यही है कि यहां भी हैट्रिक लगे, जिस तरीके से केंद्र सरकार में बीजेपी की जैसे कैसे हैट्रिक लगी है। तो पूरी कोशिश प्रदेश नेतृत्व भी और जो प्रदेश प्रभारी बन गए, प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री, तीनों नए हैं। और खासतौर पर एक ध्यान करने वाली बात है कि तीनों जो प्रमुख पद हैं, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, तीनों नॉन जाट वर्ग से आते हैं। और थोड़ी रणनीति भी और योजनाएं भी उस तरह की है कि किस तरीके से नैया पार हो इस बार। तो प्रधानमंत्री पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं, अमित शाह ले रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व है वो भी हरियाणा को लेकर सजग है, क्योंकि हरियाणा में पार्टी के हित साधना, पार्टी की नैया को पार लगाना, हैट्रिक लगाना,
पूरा प्रदेश संगठन हो या केंद्रीय नेतृत्व तो पूरा जोर लगाए हुए हैं और मोदी जी हरियाणा से अपने संस्मरण, अपनी यादें, अपना जुड़ाव एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। अब महेश, हम चर्चा भी कर चुके हैं, बजट को लेकर कुछ खास हरियाणा को नहीं मिला, बजट में नहीं था कुछ खास, लेकिन इस बार बीजेपी की अगर पक्ष में बात की जाए तो कितनी की जाएगी हरियाणा से आस? देखिए, ये तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि अमित शाह सीधा सीधा दखल दे रहे हैं हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। ये जरूरी क्यों है? दरअसल बीजेपी के रणनीतिकारों से हमने समझने की कोशिश की कि एक छोटे से प्रदेश के लिए अमित शाह इतने बेचैन क्यों है, पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी आखिर परेशान क्यों है। परेशानी की असल वजह सामने आई। असल वजह यह थी कि पंजाब में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान मुंह की खानी पड़ी थी, किसान आंदोलन उस वक्त चल रहा था और किस तरीके से नकारात्मक परिस्थितियां जो है पंजाब में झेलनी पड़ी थी और जो है पंजाब का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच रास्ते से यू टर्न लेकर वापस दिल्ली आना पड़ा था। अब हरियाणा के अंदर भी अगर मोदी की लोकप्रियता घटती है, 10 में से 5 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है और दिल्ली के दूसरे सिरे को अगर समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में भी मोदी की जो लोकप्रियता है वो घटती चली गई। सीधे सीधे 3 तरफ से हरियाणा प्रदेश दिल्ली को घेरे हुए और 13 महीनों का किसान आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि अगर सिख मिल जाते हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग अगर मिल जाते हैं, पंजाब के लोग अगर मिल जाते हैं, यूपी के लोग अगर विरोध में सामने आ जाते हैं तो फिर दिल्ली को चला पाना मुमकिन नहीं। और यहां तक भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने कह दिया कि अगर 3 तरफ से विरोध मोदी सरकार को झेलना पड़ता है तो फिर मोदी का तख्त दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। मोदी के तख्त को दिल्ली में सुरक्षित बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो, वरना यह विरोध जो है वो बढ़ता जाएगा और दिल्ली को घेरता चला जाएगा। दिल्ली के लिए किसी भी तरह की भीड़ के बंदोबस्त की अगर जरूरत हो तो हरियाणा प्रदेश से ही लोग ज्यादातर पहुंचते हैं। किसी भी तरह के पॉलिटिकल कार्यक्रम को कामयाब करने की जिम्मेदारी हरियाणा के लोगों पर बनी रहती है। राजनीतिक महत्व के लिहाज से हरियाणा प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कैपिटल भी है। यहाँ पर कैपिटल से मेरा मतलब है गुरुग्राम से, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है और यहां से बहुत बड़ी आमदनी जो है सरकार को हासिल होती है और जाहिर है फिर दूसरे मदों में भी सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक वो पैसा पहुंचता है। तो ये समझने वाली बात है कि हरियाणा प्रदेश की सत्ता किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती और अमित शाह खुद दखल दे रहे हैं। अमित शाह के जरिए नजर रखे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिनट टू मिनट, डे टू डे प्रोग्राम जो है वो अमित शाह तक पहुंच रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के सियासी बिसात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं अमित शाह और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव बेहद संजीदगी के साथ लड़ने की जरूरत बनी रहेगी। बेहद रणनीतिक सफलता के साथ कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ेगा। छोटी सी चूक यहां पर कांग्रेस पार्टी का खात्मा कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर सत्ता की डगर सुनिश्चित कर सकती है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैराथन तैयारियां लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा की जा रही है। केंद्र नेतृत्व तो पूरी तरह से ताकत झोंक रहा है हरियाणा में कि कोई भी कसर न रह जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है मैराथन तैयारियों से। अब सवाल यही जो महेश ने जिक्र किया, कांग्रेस को भी संभल के चलने की जरूरत है। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए इस बार अवसर है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी नहीं है। कांग्रेस की तैयारी इतनी है कि लोगों को लगता है कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है और परिवर्तन के रूप में, मतलब बदलाव के रूप में लोगों की आस कांग्रेस है। इसलिए देख, कांग्रेस में अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे वो के हिसाब से जो है अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन क्या जिला स्तर पर, क्या विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में बैठकें हो रही हैं? देखिए, पार्टी का तो संगठन है ही नहीं, तो सभी दावेदार अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, मतलब पार्टी स्तर पर कोई गतिविधि नहीं है। अब कुमारी शैलजा है, वो विदेश गई थी, अब संसद के सत्र में भाग ले रही हैं, तो उसके बाद वो अब शहरी क्षेत्रों में अपनी पद यात्राएं शुरू करेंगी। तो इसलिए कांग्रेस का तो अपने नेता अपने ढंग से मोल बना रहे हैं, जो पार्टी के स्तर पर होना चाहिए, जो पार्टी का अभियान होना चाहिए। हालांकि देखिए, ये हरियाणा मांगे हिसाब तो अगर पार्टी का कार्यक्रम है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं। क्या कुमारी शैलजा के समर्थक विधायक इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं? क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? क्या कुमारी शैलजा आज तक किसी कार्यक्रम में गई हैं? तो इसलिए कांग्रेस की फूट तो है ही है और रहने भी वाली है, इसमें कोई परिवर्तन आएगा भी नहीं। और देखिए, जब अभी राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई थी तो उसके अंदर नेताओं को सभी को कहा था कोई समानांतर बयानबाजी नहीं करेगा, सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे, लेकिन उसका असर कुछ हद तक तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से वो ऐसा दिखाई नहीं देता। और वहां देखिए, बैठक के अंदर जो शमशेर सिंह गोगी हैं, बड़े तेज तरार विधायक हैं और बड़े स्पष्टवादी और लीडर माने जाते हैं, उन्होंने बैठक के अंदर ही कह दिया कि जिन लोगों ने
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का विरोध किया, वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो मतलब जो जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने पंजा को अपना जो पार्टी का चिन्ह नहीं माना, पार्टी का उम्मीदवार नहीं माना, वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो पार्टी के अंदर गधे और घोड़े एक बराबर हैं। तो राहुल गांधी ने उनको कहा था कि आप इस तरह का प्रयोग मत कीजिए, आप कहिए जंगी घोड़े और बराती घोड़े। तो मतलब उनका कहने का मतलब था कि कांग्रेस ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना है, लेकिन अपनी एकजुटता का भी प्रदर्शन करना है। बिल्कुल। देवेंद्र, जो समीकरण बीजेपी के द्वारा साधा जा रहा है उससे आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी? क्या रणनीति जो विपक्ष बना रहा है उसको कहीं ना कहीं चोट मिलेगी? किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं अब तक? संक्षेप में देखिए सौरभ, संगठन के तौर पर और डिसीजन लेने में और नए नए प्रयोग करने में बीजेपी सबसे आगे है। तो बीजेपी भाप लेती है कि कहां किस वक्त क्या कदम उठाना है, दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं या किस वक्त किस प्रयोग को करना है, किस योजना को अमल में लाना है। संगठन बहुत भारी भरकम में नहीं, बहुत इफेक्टिव भी है। तो मेरे को लगता है मुश्किलों पर पार पाने में बीजेपी को दिक्कत नहीं है। वोटर्स का मूड क्या है अब देखना ये है। बिल्कुल महेश, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में आपसे और वीरेंद्र जी से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है हरियाणा की सियासत में? देखिए, नायब सिंह सैनी काफी हद तक एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है और इतने कम समय में जो नाराज जनता है उसका भरोसा नायब सिंह सैनी या भारतीय जनता पार्टी पर हो पाएगा, इस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। यकीनन ये बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं हैं। अब अपनी संभावनाओं को किस तरीके से सत्ता की डगर तक पहुंचाते हैं, सत्ता की मंजिल तक पहुंचाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, रणनीतिकार, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट। देखिए, मनोहर लाल जी ने 2014 के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, पूरे हरियाणा के अंदर एक वातावरण बनाया। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बड़ोली है, मोहनलाल बड़ोली, और मुख्यमंत्री क्या इस तरह की यात्रा निकालने का दमखम रखते हैं? क्या उनकी उस ढंग की लोकप्रियता है? तो जिस तरह से कांग्रेस के लोग अब यात्रा निकालेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस यात्रा की ओर कोई ऐसा पग उठाएगी? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आगे बीजेपी की रणनीति कितना कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे पाती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।